वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदी में कि भारत और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर पीसी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत के द्वारा तथ्यों का एक सरल विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि भारत और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता की बड़ी बुनियाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप टैरिफ टेरर आतंक ने तैयार की है। एक माहौल बन गया भारतवर्ष में और अन्य देशों में, जिसे और शास्त्रियों ने नाम दिया ट्रंप टैरिफ टेरर, आतंक ने तैयार की है। 25%, 50%, 100% तक लगाओ टैरिफ। ये सबसे पहली बात है जिस कारण से भारत चुपचाप मुक्त व्यापार समझौता विभिन्न देशों से करने के लिए प्रयत्न कर रहा था और कुछ भी जवाब ट्रंप टैरिफ टेरर पर नहीं दे रहा था। वो समझ गया कि क्या स्थिति होनी है। कई बार न्यूज में हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हुए सुना, मैंने इस पे कुछ क्लास भी उस पर लिया, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो भारत का है उसका दरवाजा कहता है पूरा खोल दो और कृषि क्षेत्र में अनाज का आयात निर्यात, दूध डेयरी के क्षेत्र में आयात निर्यात, मछली के क्षेत्र में आयात निर्यात, और भारत में वो निर्यात करना चाह रहा है। मोदी जी ने कहा कि भाई भारत में दूध वहां से अगर आएगा तो भारत की गाय का दूध और अमेरिका की गाय के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका की गाय के जो सानी पानी हम लोग बोलते हैं गांव में, उसको जो अनाज दिया जाता है, उस अनाज में वो मांसाहारी आहार मिला के मिक्स करके तैयार करके देता है। इससे दूध भी ज्यादा होता है और जो गायें हैं वहां की वो बुलंद भी काफी है। मैं नॉर्थ अमेरिका में भ्रमण किया हुआ हूँ और वहां देखा हूँ कि वहां की गाय का रूप स्वरूप सब हम लोगों की गाय से एकदम डिफरेंट है। जैसे हम लोगों को देखकर आप बगल में आप कोई अमेरिकन उसे अपने अमेरिकन कलर में देखिए, दोनों में भी बहुत अंतर आपको नजर आएगा। साउंड में, चेहरे में, आंख के कलर में, बाल के कलर में, स्किन के कलर में, खान पान में। उसी तरह से वहां की गाय मांसाहारी आहार को खाती है, यहाँ की गाय शाकाहारी आहार को खाती है। हमारे यहाँ का कंसेप्ट है कि गाय के दूध को हम लोग चनामृत में लेके पीते भी हैं, सिर में लगाते हैं। दूध स्नान हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण। आपको बताने में मुझे काफी खुशी हो रही है कि दूध की बात बोलने पर कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाए। सब महत्वपूर्ण है लेकिन उसको महत्व से दिया जाता है कि उनको चिता के, आग के,
राख से उनको मला जाता है, शहद से मला जाता है, दूध से स्नान कराया जाता है, और कितने मन के मन दूध जो है वो उस उनके शिवलिंग पर डाला जाता है। तो मैं भी अपने लाइफ में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हूँ अपने पुत्र और पत्नी के साथ। तो उस रात में 2 बजे सेलेक्ट करता है, तो आप धोती पहन के उघाड़े देह वहां लाइन में लगा के बैठिए। वहां से पंडा निकलता है और वो खूब मोटा मोटा उघाड़े देह, धोती लाल रंग का लपेटे हुए, पेट उठ निकला हुआ, और चुनता है। हम लोग ऐसे ही ये धोती पहन के उघाड़े देह वहां जमीन में बैठे हुए हैं, और 20-25 आदमी, सब आदमी। 2 बजे रात में, जो बहुत ज्यादा इसको मानने वाला, हम भी तो एक रात में नींद ही नहीं खुली 2 बजे। बगल में ही उन्हीं के गेस्ट हाउस में रह रहे थे। दूसरे दिन फिर रात में पत्नी जो है ठीक उठा दी, तो गए वहां। और इस सब मामले में कोई अपना अमर शास्त्र और कोई चीज नहीं बताते। जो धार्मिक स्थिति में कहा जाता है उसको चुपचाप मान लेते, उस पर बहुत वो नॉलेज नहीं है, क्या उस पर बात करें। चले गए, बैठे हुए तो चारों तरफ से घूमा। अब 5 आदमी को चुनता है, वहां 20-50 जो भी बैठा वो चुन लिया 5। तो जैसे जैसे आया मेरे पास, तो मेरा बेटा था, उठा तो उनको बैठा दिया। उसको हमको देखा, पता नहीं भगवान क्या, हमको देखा तो हमको कहा वैसे उठो। उठे तो हाथ पकड़ लिया। आप पूछा लोटा है ना? अब गया है, हालांकि झूठ हम बोले, मैं लोटा था नहीं, लेकिन हम सोचे कि न बोलेंगे तो हाथे छिड़क देगा, तो है। अच्छा, 5 आदमी को लेके अंदर ले गया। भस्म आरती 2 घंटे चलती है मॉर्निंग में, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है बाहर में आप टीवी पर देख सकते हैं। मेरी पत्नी बाहर बैठी हुई थी, टीवी में देख रही। और उसी में जय शिव करके कूद कूद के पंडा सब कूद रहा है, फिर इतना पेट निकला हुआ कूद रहा है, उसमें हम लोग भी कूद रहे हैं। जैसे वो कर रहा है वैसे वहीं देखे बहुत 10-20 गो लोटा भीतर में रखा हुआ है, तांबा का। तो एगो लोटा हम उठा लिए हाथ में, हाथ में लोटा लिए, सब लिए हुआ था, बहुत था नहीं। उठा लिए वहां से, और तो उसको जल डाला, जो चीज डालना रहता डाल डाले, पूरा 2 घंटे का। भस्म आरती जो है मध्य प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अभी तो बहुत विशालकाय हो गया है, आधुनिक रूप भी है पूरा। अब जो पहले का रूप था उसको हम बता रहे हैं, एकदम सामने में जाके। अब तो बहुत चीज मॉडर्नाइज हो गया है। तो जल ढालना है तो हम लोग डायरेक्ट उनके लिंग के ऊपर में जाके जल डालें भस्म आरती के समय। अब है कि आप पाइप एक वहां पर लटका हुआ है, अब दूर में बड़ा सा एक पाइप है, वहां हजारों लोग लाइन में लगा हुआ है, वहीं पर जल डाल दीजिए और वो पानी में पाइप द्वारा आके उनके पास गिरता है। तो हम तीसरी बार जब हम गए हुए थे, तो हम बहुत उत्सुक नहीं, वो सब देख के हम बाहर से बैठ के वहीं से दर्शन किए। तो हम बता रहे थे आपको कि उस भस्म आरती में दूध से, शहद से, घी से, गंगा जल से, और लास्ट करते करते नॉर्मल पानी से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। तो दूध के बाद पर ये सारी बात आपको हम बताए कि दूध का इतना ज्यादा महत्व है कि भोलेनाथ के सर पर दूध को चढ़ाना, और ये जो ही कार्तिक के महीने में होता है वो। अब उसमें कोई कहे कि दूध जो है उसमें गाय का, उस गाय ने दिया है जो मांसाहारी भोजन करता है, तो ये बड़ा ठेस पहुंचेगा। अरे आपका जो चीज है उसको हम थोड़ी कुछ करें, अपना हम लोग का जो है उस बात पर कह रहे हैं। तो इसको साफ इनकार कर दें। मछुआरे का भी है हमारे यहाँ, मछुआरे का ग्रुप ऐसा है कि आप देखिएगा जहां भी जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, या मछली का जो व्यापार होता है उसको देखिए, तो अगर वहां का मछली आने लगेगा, यहाँ का झींगा बहुत ज्यादा वहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो उससे यहाँ वाले को हानि होगी। तो ये सब देख करके वो पीछे हो गए और बोले कि भाई इससे इस हटने से व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत ही, मुझे बहुत ही दर्द पहुंचाया जाएगा।
इनडायरेक्ट बतला रहा है और वो चुप हो गए। उसके बाद वो कितना भी बात हो रहा था आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ट्रम्प टैरिफ टेरर, टेरर इसलिए है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, इस पर चल रहा है। फ्री व्यापार, मुक्त व्यापार समझौता, ना हम टैक्स लगाएंगे ना आप लगेंगे। अमेरिकन अर्थशास्त्री, जैसा मुझे याद आ रहा है, रीगन के समय, प्रेसिडेंट रीगन के समय में अमेरिकन अर्थशास्त्री जो है लैफर, प्रोफेसर लैफर जो है, उन्होंने थेसिस दिया, लैफर थेसिस। लैफर थेसिस क्या कहता है, उसी से लैफर कर बनता है। वो क्या कहता है कि टैक्स जो है इन्वर्टेड यू शेप, कोई इन्वर्टेड यू शेप कीजिए, उसके ठीक टॉप से गिराइए। बैलेंसिंग पॉइंट वही है, लेफ्ट और राइट। अगर राइट बढ़ाते हैं तो भी आपका टैक्स कलेक्शन घट जाएगा, और लेफ्ट घसकाते हैं तो भी घट जाएगा। मतलब कि उस पॉइंट से ज्यादा टैक्स लगाइएगा, टैरिफ लगाइएगा, तो आपका रेवेन्यू घट जाएगा, और उससे कम लगाइएगा तो भी घट जाएगा। और वही एक बैलेंसिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां की आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होगा। इस बात को, जैसा मुझे याद है कि किसी बड़े होटल में प्रेसिडेंट ऑफ USA बैठे हुए थे, और उन्हीं के पास प्रोफेसर लैफर जो है पहुंचे हुए थे, और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि 1 मिनट हम आपसे बात करते हैं इस पर। तो बताए, बैठाए, बात की। और वहां तो कुछ था नहीं, बोर्ड और ये वो समझाने के लिए। तो नैपकिन जो होता है, आ, होटल में हर जगह देखिएगा, हर टेबल पर नैपकिन, उसी नैपकिन को निकाला और उसको अपने पेन से वो इन्वर्टेड यू कर्व बनाया और बीच में खींच दिया। इन्वर्टेड यू कर्व में क्या होगा कि लेफ्ट में और राइट, कोई भी स्विंग कीजिएगा, राइट स्विंग लेफ्ट स्विंग, दोनों में आपका टैक्स रेट जो है घट जाएगा, और कलेक्शन घट जाएगा, टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। तो टैक्स कलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और अगर आप इसके बात को मानते हैं, लेफर थीसिस को मानते हैं, टैक्स को, ऊंचे टैक्स को, अब 150%, 200% टैक्स है, इसको घटा के 30% पर लाया गया। अब 30 से आप कहिएगा 3%, तो वो भी हानिकारक है। तो 150% से घटा के 30% लाया गया टैरिफ रेट। इससे टैक्स बॉयंसी आ गया। टैक्स बॉयंसी का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्शन लबालब भर गया। जिस ड्राम में रखा जा रहा हो डॉलर या रुपी टैक्स कलेक्शन का, वो लबालब भर गया। इसको टैक्स बॉयंसी कहते हैं। यूपीएससी में कई बार टर्मिनोलॉजी में पूछता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स रेट को 150 से घटा के 30% कर दिया गया, और जैसे 30% हुआ तो टोटल टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ गई, ज्यादा आदमी खरीदा, तो टैक्स रेट कम होने के बाद भी कलेक्शन ऑफ द टैक्स अमाउंट वो बहुत ज्यादा हो गया, लबालब। इसी को कहा जाता है टैक्स बॉयंसी। ये लैफर्स थेसिस से जन्म लिया, और जो कर्व होता है उसको लैफर कर्व कहते हैं। लैफर कर्व जो क्या है, इंग्लिश का जो यू होता है उसको उलट दीजिए, उलट दीजिएगा तो उसका टॉप ऊपर चला आया, लेफ्ट और राइट दोनों गिरा हुआ है। ये यू, इन्वर्टेड यू कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में कई जगहों पर इसका आ, इस बात को हम जब इन्वर्टेड यू बोले तो देखे, इस बात को एक जगह बोल रहे थे, तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इसी को अपने फिजिक्स के टर्म में बताए कि बैलेंसिंग है। और वही चीज जो आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, हम बॉयंसी कर रहे हैं। तो टैक्स बॉयंसी, खजाना में जो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा वो इतना ज्यादा होगा कि आप आर्थिक विकास तेजी से करेंगे। ये हमारे देश में सबसे पहले श्री नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में,
उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, बाद में वो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। मनमोहन सिंह ने जब इस बजट में टैक्स बॉयंसी के बात कहा, टैक्स को 150 से घटा के 30% कर दिया, तो बहुत सारे विधायक जो हैं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं, एमपी, वो लोग हंसने लगे। उन लोगों को लगा कि लकाई 12 बजे का दोपहर का समय है और ये सरदार हैं, और तो हम लोग के यहाँ गांव में या जगह में एक कहावत बना हुआ है कि 12 बजे सरदार का ब्रेन जो है ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो यही हंसने लगा। लेकिन ये मुस्कुराते हुए कहे कि इसका टैक्स बॉयंसी आ जाएगा। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टैक्स बॉयंसी समझते नहीं। वहाँ कुछ ऐसे हैं जो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वो समझते हैं, लेकिन सब नहीं समझेगा कि टैक्स बॉयंसी क्या है। टैक्स बॉयंसी हो गया कि टैक्स के रेट को घटाने से आपका टैक्स कलेक्शन जो है वो कई गुना बढ़ गया, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया, वही टैक्स रिफॉर्म कहा गया। भारतवर्ष 1991 में जो टैक्स रिफॉर्म, कहीं भी इंटरव्यू पूछा कि टैक्स रिफॉर्म क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि टैक्स बॉयंसी आया। टैक्स रिफॉर्म होने से टैक्स रेट जो 150% था घटा के उसको 30% कर दिया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले दी थी, पंडित जी नहीं दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज योजना गांव में चल रही है, उसी से रोजगार वहां सृजन हो जाएगा। रोजगार के लिए अलग से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा किताब में, एक मेरी किताब है इंडियन इकोनॉमी, उसमें सारे बात को मैंने जिक्र किया है कि 1951 का के बाद से जो देश का चला, तो उसमें रोजगार और गरीबी का तो नाम ही नहीं था। नेहरू जी का मॉडल था बेस्ड अपॉन रशियन डेवलपमेंट, और उनको, उनके दिमाग में एक ही व्यक्ति थे, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। उनकी बात को वो मानते थे और उनको अपने साथ बराबर रखते थे। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया, तो उस समय में बहुत चर्चित थे हैरड। आप जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो जानते हैं कि हैरड जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका हैरड डोमर मॉडल है। हैरड अलग है, डोमर अलग है, लेकिन हैरड मॉडल जो है वो हैरड डोमर मॉडल के ही जाना जाता है कि डोमर मॉडल भी उससे मिलता जुलता है, सूत्र में थोड़ा अंतर है, लेकिन बात वही। तो हैरड के बारे में आप देखिएगा, ओरिजिनल किताब पढ़ने से बहुत लाभ होता है। जैसे आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाइब्रेरी से निकाल के, जॉन मेनार्ड किन्स का किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके प्रीफेस में पढ़िएगा। उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि मेरी स्टूडेंट, मेरी मेरी स्टूडेंट और मेरा स्टूडेंट, माने एक लड़का एक लड़की, तो जो मेरा स्टूडेंट जो लिखे हुए हैं वो हैरड है। उन्होंने अपने किताब में, जॉन मेनार्ड केन्स की किताब में एक भी डायग्राम नहीं है। किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि कितना डायग्राम है आपको याद है, तो जो ज्यादा चालाक लड़का कहे बहुत ज्यादा सर है, उतना याद रहेगा, ऐसे ही बोलता है इंटरव्यू। और इसलिए कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू दिए हुए हैं बीपीएससी में, और बीपीएससी में टॉप किए पूरे बिहार में, और तब हमको पटना कॉलेज में लेक्चरर बनने का मौका मिला। टॉपर इन बीपीएससी इन सिलेक्शन ऑफ लेक्चरर इन पटना यूनिवर्सिटी। और एक समय ऐसा भी आ गया कि हम कुर्सी पर बैठे नहीं हुए, हम वहां बैठे हुए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, और 1-2 साल नहीं, वर्षों। इसलिए बताते हैं इंटरव्यू में आपके एक बोली से हम समझ जाएंगे कि ये लड़का डिप्टी कलेक्टर के लिए फिट है कि नहीं है, सेल टैक्स कमिश्नर के लिए फिट है कि नहीं है। तो हैरड के वो हैरड जो है वो केन्स का स्टूडेंट था। वो इन्वेस्टमेंट, सभी इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो मॉडल चलाया है वो सब प्रचलित हो रहा था।
तो उन्होंने उसके उस डायग्राम को अपने किताब में लिखा है, उस चित्र को उतारा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, जो आप पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन उस चित्र के नीचे लिखे हुआ है, दिस इज नॉट माई डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ माई स्टूडेंट हैरल्ड, आई हैव रिप्रेजेंटिंग हियर। और कोई डायग्राम नहीं है, केवल इक्वेशन है उसमें, नहीं तो लैंग्वेज है। दूसरी बात वो क्या लिखते हैं कि माई स्टूडेंट मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, इनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन की किताब उनकी है, जो परफेक्ट कंपटीशन के खिलाफ लिखा गया। तो बहुत नामी किताब है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन को उन्होंने दिया मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, हैरल्ड डोमर मॉडल ग्रोथ का दिया। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास जो हुआ वो हैरल्ड डोमर मॉडल पर हुआ, और बहुत नाम था इनका उस समय, कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था आजादी के बाद में। तो हैरल्ड डोमर मॉडल के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि मेरी मेरी स्टूडेंट जो है मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उसने मेरे किताब का पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक ले चेक किया है कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ कॉमा फिर सब छूट तो नहीं गई। ये सब काम मेरी स्टूडेंट की है। अब सोचिए, मिसेस जॉन रॉबिन्सन वर्ल्ड की रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बनी, जो उनकी स्टूडेंट थी। हैरल्ड जो हैं वो वर्ल्ड के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बने, इकोनॉमिक ग्रोथ के। हैरल्ड मॉडल, हैरल्ड डोमर मॉडल विश्व का प्रसिद्ध मॉडल है। उसी मॉडल से बहुत सारा मॉडल, 3 4 5 मॉडल निकला आज के जमाने। तो ये केन्स के किताब के प्रीफेस के में लिखा हुआ पेज पन्ना, फर्स्ट शुरुआती दौर में। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप टैरिफ टेरर का आतंक मचा दिया भारतवर्ष में। धड़ाम धड़ाम जो है आप गिरने लगा शेयर मार्केट, सारे व्यापारी लोग का मुंह सूखा हुआ था। बहुत तो पानी उसको पिया नहीं जाता था, अब क्या होगा, युद्ध होगा कि क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके बारे में जो कुछ भी कहे भारत के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बहुत विद्वान आदमी था, और बहुत सारा किताब लेकर के नाव में जा रहा था। तो नाविक से पूछता है कि तुम आ, ये इस किताब को पढ़े, उस किताब, सब किताब का नाम बोल रहा है, और भी धार्मिक किताब कि तुम वेद पढ़े हो, कुरान पढ़े हो। और वो बोला कि सब कुछ नहीं पढ़े। तो कहा तुम्हारा जीवन व्यर्थ। और नाव जब आगे बढ़ा तो समुद्र में ले जा रहा था, एक टापू में उनको जाना था। अचानक जो है बादल को देख करके समझ गया है जो नाविक था कि बहुत तेज से आने वाला है तूफान। तो पूछा कि एक बताइए मास्टर साहब, सो आप ही सब जो हमसे पूछ रहे हैं हमको तो ये सब नहीं आता है, हम एक बात पूछते हैं उसका जवाब दीजिए, क्या तो आपको तैरना आता है? तैरना हम तो जिंदगी में कभी तैरे ही नहीं, कि आगे बहुत भयानक तूफान आ रहा है और ये नाव पलट जाएगा, तो आप संभलने का कोशिश कीजिए। और हम जा रहे हैं। वो कूद के नीचे उछल के चला गया तैरते हुए, और नाव उलट गया, डूब गया। ये सब कहानी है, लेकिन ये बतलाता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है। देखिए, थोड़ा सा आपको गुण ज्यादा हो गया, उछलने लगे और दूसरे के ऊपर कीचड़ डालने लगे, तो उसके लिए ये कहानी बताई गई। तो इसलिए ट्रंप टैरिफ टेरर आतंक ने तैयार की है, और भारत ब्रिटेन चुपचाप जो है एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए भी बहुत सारा डिस्कशन होता है, किस वस्तु में कितना टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, किसको छोड़ा जाएगा, इस पर रखा तैयार हो रहा था। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि ब्रिटेन भी एक तलाश में था कि कोई बड़ा देश से हमारा समझौता हो जाए, क्या कि अब अमेरिका का जो टेरर चल रहा है
इससे व्यापार में बहुत झंझट है। और वो जो है चुपचाप जो है, और वो अपना पार्टनर खोज रहा था, और उसी खोजने के क्रम में ब्रिटेन ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन संघ के साथ के साथ अपना एग्रीमेंट कर चुके थे। हम और इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, वो तो पूरे विश्व में उसका झंडा फहराता था। हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे कि उसके ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ब्रिटेन बोलने का मतलब हो गया इंग्लैंड, और ग्रेट ब्रिटेन बोलिएगा तो मतलब हो गया इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, और यूनाइटेड किंगडम बोलिएगा तो हो जाएगा इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस पोर्शन ऑफ आयरलैंड जो इंग्लैंड के कब्जा में है। तो यूनाइटेड किंगडम जब आप बोलिएगा तो इंग्लैंड भी उसमें आ गया, स्कॉटलैंड भी आ गया, और पोर्शन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड एक अलग कंट्री है, लेकिन उधर का पोर्शन जो है कुछ पर कब्जा इसका है। तो इसका तीन गो हिस्सा हो गया, आयरलैंड भी है, और स्कॉटलैंड भी है, और इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड की महारानी बहुत नामी थी, लेकिन शादी नहीं की। शादी नहीं की तो एक समय आ गया कि उनका डेथ हुआ, तो हुआ कि अब किसको बनाया जाए, वहां तो रानी का, राजा का प्रथा है। तो बेटा साइड शादी ही नहीं की, तो फिर क्या क्या होता। तो पिछले कोई बेटी की शादी हुई थी, वो स्कॉटलैंड के राजा से हुई थी। तो कहा गया कि ठीक है, तब उसी को यहाँ गद्दी दिया जाए। तो आप पढ़िएगा हिस्ट्री में, ट्यूडर पीरियड है। ट्यूडर पीरियड में एलिजाबेथ जो है लास्ट थी, और उसके बाद स्कॉटलैंड के जो राजा और रानी थे, वो उनका खून इधर ही का था, इन्हीं इधर की ही लड़की थी। वो वही आकर के गद्दी संभाली। तो उसको स्टुअर्ट पीरियड कहते हैं, वो काफी लंबा चला। ट्यूडर पीरियड का स्टुअर्ट पीरियड इंग्लैंड में चला। तब हो गया ब्रिटेन अकेले था, ब्रिटेन में जुड़ गया स्कॉटलैंड, तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अब फिर आयरलैंड का पोर्शन जीत के मिला लिया, तो वो हो गया आपको यूनाइटेड किंगडम। और बाकी आयरलैंड जो है आजाद है, तो देखिएगा कि आयरलैंड का भी झंडा लेके स्पोर्ट्स में चल रही है लड़की लड़का। इधर जो है इंग्लैंड यूके का भी चल रहा है। तो ब्रिटेन जो है अमेरिका से भी एग्रीमेंट कर लिया, दक्षिण कोरिया से भी कर लिया, और यूरोपियन संघ से भी कर लिया। अब वो ताक में था कि भारत से भी हो जाए, तो एक बड़ा आबादी है। हम लोग तो आबादी में धनी हैं, और इतना धनी हो गए कि जो सबसे धनी था पॉपुलेशन में, चीन, उससे भी हम लोग आगे निकल गए, अस्त्र शस्त्र पे निकल ही गए। अभी देखिए ना, हम लोगों का एक तेल का टैंकर जा रहा था, उसको घेर लिया था तुर्की में। तो तुरंत यहाँ से सब सब जगह डिफेंस का चीज फिट किया गया है। तुरंत ब्रह्मोस छोड़ा गया, वो भागा सब जान लेकर। अब ट्रेन में भी ब्रह्मोस को लगा के रखे हुआ है कि जरूरत पड़ा तो ट्रेन से ही छोड़ देंगे। तो भारत जो है हर हर क्षेत्र में बढ़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल है कि देश इतना बड़ा है, विचार लोग अलग अलग है, कुछ खटपट होता रहता है। लेकिन जो सच्चा देशभक्त होता है, वो देश के बारे में सोचता है, आंतरिक बात को नहीं सोचता है। तो इसलिए कहता है कि इंग्लैंड जो है, देखा कि हमारी स्थिति खराब है, वहां भी झंझट बहुत हो रहा है, लूटपाट भी, गोली बंदूक चलाता है। तो इंग्लैंड में सोचा गया कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसको आ, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लें, व्यापार समझौता हो गया उनका। फिर दक्षिण कोरिया से भी इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, समझौता कर लिया। उसके बाद यूरोपियन संघ से भी कर लिया। यूरोप में है, आप देखिएगा, हम यूरोप का भ्रमण किए हुए हैं, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। तो वहाँ अगर आप वीजा लीजिएगा पोलैंड का, तो आपका वीजा होगा सैंजन वीजा। सैंजन वीजा का मतलब हो गया कि आप लिए हैं पोलैंड के लिए, लेकिन आपके पास पैसा है, तो 26
कंट्री को घूम सकते हैं। 26 कंट्री का जो गुच्छा है वो कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में आपको एक वीजा है, उसी पर घूम सकते हैं। उस वीजा का नाम होता है शेंजन वीजा। शेंजन एक प्लेस है वहां का, उसी के नाम पर रखा हुआ है। तो हम जब गए हुए थे तो पोलैंड का वीजा लिए हुए थे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ गए हुए थे वो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के थे, और हम टीचर रिप्रेजेंटेटिव थे, वाइस चांसलर थे, रजिस्ट्रार थे। सबको इंटरव्यू लिया, और सब एक एक करके सबको बुलाता है वीजा देने के समय में भीतर। तो हम गए तो हमारा तो है बातचीत करने का तरीका ऐसा, उसको पूरा आ, अपने सम्मोहन में घेर लिए। तो हमको समझा रहा था कि देखिए, वीजा तो आपको दे रहे हैं, इस वीजा पर आप 26 कंट्री घूम सकते हैं, लेकिन पैसा लुटा जाएगा। आप पोलैंड में ही रहिए, वही घूमिए, बहुत सारा चीज है, घूम घूम के झूठ मूठ करके उधर जाना ठीक नहीं है। हम एकदम आप ठीक कह रहे हैं, किसी स्टूडेंट को जो है जाने नहीं देंगे। आया है पढ़ने पढ़ाने, और इसे तो यहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। अब वो कहे कि देखिए, वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है, वो होटल में ठहरी हुई दिल्ली में, सो उनको नहीं लाए हैं। तो उनका भी पासपोर्ट आपके पास है तो ऑल राइट, उस पर साइन कर दिया मैंने। वाइफ हमारी आई भी नहीं, इंटरव्यू भी नहीं दी, हमारे गुडविल पर उसका हो गया। तबीयत खराब था, बुखार लगा, वो कहिएगा तब ले आवेंगे। कहा ना ना, कोई अब आपके बात से हम पूरे सब, हम एकदम सबको समझा दिए हैं, कोई नहीं घूमेगा। उसका कहना है कि जो पैसा आपके पास है सब खर्चा हो जाएगा दूसरे कंट्री में। आप, हम दे रहे हैं आपको वीजा, तो हम नहीं आ रही है, खर्च कीजिए। वो भी ठीक कह रहा था। तो शेंजन वीजा मिलने के बाद तो स्टूडेंट बनता है, कहा कि नहीं सर, हम लोग जो है प्रेजेंटेशन जर्मनी में भी देंगे और नीदरलैंड में भी देंगे, वहां भी जाएंगे। हम लोग का प्लान भी यही था, लेकिन वहां हम कहे बोलना नहीं, यहाँ है तो घूमे, यहाँ वाला काम हो गया तो फिर 10 दिन यहाँ रहे, 10 दिन वहां, इस तरह से घूम करके आए। तो कहने का मतलब है कि मुक्त व्यापार समझौता जो है ब्रिटेन इंडिया से नहीं करे, उसके पहले वो कर लिया। किससे पहले? अमेरिका से कर लिया, दक्षिण कोरिया से कर लिया, यूरोपियन संघ से भी कर लिया। यूरोपियन संघ जो है शेंजन वीजा में नहीं, इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड का अलग से वीजा लीजिएगा, और काफी कॉस्टली भी है, और आपको बहुत कम दिन का वीजा देगा, बहुत हाई रेट है उसका, अलग अपना रखे हुआ है। और इसमें तो बहुत कंट्री, 26 कंट्री, कुछ छोटा छोटा भी कंट्री सब है यूरोप का, नहीं। लेकिन है कि सब तो कंट्री ही है ना। अब फिजी जो है वो भी कंट्री है, जापान भी कंट्री है, हमारे से मिलाया जाए ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ राज्य है, और वहाँ उत्तर प्रदेश के बराबर एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, वो कंट्री। पुराना जो बिहार था हम लोग का, उतना के बराबर जापान था, अब तो कट गया है। और 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला दीजिएगा तो फिजी उसके बराबर है। तो उससे नहीं ना, वो सॉवरेन है, ये राज्य है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि ब्रिटेन ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन संघ के साथ समझौता कर चुका था, और उसके मन में था कि भारत से अगर हो जाए तो बहुत सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा सा मार्केट है वहाँ, उससे अटैच रहने से ज्यादा लाभ होगा। तो ये इस बीच में ट्रम्प टैरिफ टेरर आ गया। तो भारत भी सोचने लगा कि अगर इंग्लैंड से हो जाए द्विपक्षीय वार्ता, तो हम लोग फिर इसी आधार पर दूसरे कंट्री से फिर करेंगे। इसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन संघ से। 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब दिसंबर तक ले, उससे भी हम लोग का द्विपक्षीय समझौता हो जाएगा। तो झंझटें खत्म है। जब दो 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 ही के बीच में होना है, तो ये जो मल्टी मल्टी नेशनल वाला जो चल रहा है, अब बाइलेटरल होता चला जा रहा है। तो पहली बात जो आपको बताई कि भारत और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता की बड़ी बुनियाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ट्रंप टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ने नहीं,
ट्रम्प के ट्रम्प टैरिफ टेरर आतंक ने तैयार की। 25%, 50%, 100% तक टैरिफ का डर। टैरिफ का डर। टैरिफ का डर तैयार की है। टैरिफ का डर बना बना 100% तक टैरिफ का डर। छाया छाया हुआ था। 2020 के बाद के बाद ब्रिटेन आज ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो अलग हो चुका था। पहले जो है यूरोपियन संघ में ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन देखा कि हमारा पोजीशन जो है सबके साथ 26 के साथ 27वां रहेंगे, तो अच्छा है कि हम अलग अपना इंडिपेंडेंट रहें, और हमारा तो पूरे वर्ल्ड पर राज था, तो हमको क्या जरूरत पड़ती, अलग हो गया। तो 2020 के बाद ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो चुका था, और उसे ऐसी बड़ी ताकत, ऐसी बड़ी आर्थिक ताकतों, आर्थिक बड़ी ताकतों की तलाश रही है। बड़ी ताकतों की तलाश रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था
जो उसकी अर्थव्यवस्था जो उसकी अर्थ जो उसकी अर्थव्यवस्था को उबारने को उबारने में मदद कर सके, में मदद सके। भारत भी ट्रम्प टैरिफ टेरर से बाहर आने के लिए मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ टी ए को को मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहता था और एफटीए ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षर होना एक बड़ी सफलता एक बड़ी सफलता माना है।
भारत और ब्रिटेन। भारत और भारत और ब्रिटेन जैसे देश आर्थिक आर्थिक नीतियों में आर्थिक नीतियों में स्थिरता स्थिरता के हिमायती रहे। हिमायती रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन्होंने इस एफटीए पर मुहर लगाई, जिसे जिससे व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता भी कहा जा रहा है। कुछ कुछ उद्योगों में कुछ उद्योगों में कुछ उद्योगों में भारत को काफी प्रति प्रतिस्पर्धा काफी प्रतिस्पर्धा का सामना
का सामना करना पड़ रहा था। और रहा था क्योंकि उनमें श्रम का ज्यादा श्रम का ज्यादा इस्तेमाल होता इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। अब उसमें अब उसमें भारत भारत को फायदा भारत को फायदा मिल सकता है। भारत को फायदा मिल सकता है। ब्रिटेन के बाजार में ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों को भारतीय उत्पादों को जो औसतन जो जो औसतन 15%। 15% शुल्क देना पड़ता था। शुल्क देना शुल्क देना पड़ता था। वह भी वह भी घटकर 5%। 5% पर आ गया है। पर आ गया आ गया है। इन सब से एक आर्थिक रोड मैप रोड मैप तैयार होगा।
हालांकि हालांकि इस समझौते में इस समझौते में पेशेवर कामगारों के आगमन, इस समझौते में पेशेवर कामगारों के आवागमन आवागमन की चर्चा तो है, चर्चा तो है, पर भारत ने ने वीजा व्यवस्था वीजा व्यवस्था में जो रियायत जो रियायत जो रियायत की मांग की थी, विशेषकर विशेषकर आईटी विशेषकर आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने में काम काम करने वाले काम करने वाले पेशेवरों की सहूलियत की
सहूलियत का जो मसला सहूलियत का जो उठ मसला उठाया था, उठाया था, वह उतना प्रभावी रूप से, वह उतना प्रभावी रूप से समझौते में शामिल नहीं हो सका। सका मगर मगर भारत ने उदारता उदारता दिखाने का ही संकेत दिया, का ही संकेत दिया, ताकि बन रही बन रही ग्लोबल वैल्यू ग्लोबल बन रही वैल्यू चेन में वह बेहतर वह वह बेहतर तरीके से शामिल हो सके। ग्लोबल वैल्यू चेन ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू चेन चेन का का आशय किसी उत्पाद
किसी उत्पाद या सेवा उत्पाद या सेवा के निर्माण, व वितरण और वितरण की उस उस श्रृंखला से है जो कई देशों में फैली होती है, जो कई देशों में फैली होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसरा उत्पादन उत्पादन नेटवर्क है जिसमें जिसमें विभिन्न देशों में जिसमें विभिन्न 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 देशों में स्थित कंपनियां एक दूसरे के साथ एक कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर
साथ मिलकर काम करती है। काम करती हैं। चूंकि भारतीय उद्योग लगातार, चूंकि भारतीय उद्योग लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं, से मुकाबला कर रहे हैं। कर रहे हैं। इसलिए इसमें हमारा इसमें हमारा शामिल होना फायदे फायदेमंद होगा। हालांकि इस समझौते का इस इस समझौते का एक और पहलू है। एक और पहलू है। एक और एक और एक और पहलू भी है। ब्रेग्जिट
ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन ऐसी विदेश नीति ऐसी ऐसी विदेश नीति की खोज में है। जिसमें जिसमें नए अवसरों नए अवसरों की उसकी तलाश उसकी तलाश पूरी हो सके। पूरी हो सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से हम्म, नहीं समझ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से नए
नए समीकरण बन रहे हैं। बन रहे हैं। उसमें से उसमें 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 उसे उसमें उसे भारत से भारत से बेहतर भारत से बेहतर कोई दूसरा कोई दूसरा साथी नहीं मिल सकता। दूसरा साथी नहीं मिल मिल सकता था। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी यात्रा में इसकी तस्दीक तस्दीक भी होती है। होती है। इस दौरे में इस दौरे में आर्थिक समझौता आर्थिक समझौता तो किया ही गया। तो किया ही गया। तकनीकी रक्षा और सुरक्षा और सुरक्षा शिक्षा आदि पर भी पर भी आपसी आपसी संबंधों आपसी संबंधों को
को आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच दोनों दोनों देशों के बीच आम लोगों आम लोगों के जुड़ाव आम लोगों के जुड़ाव के ऐतिहासिक ऐतिहासिक संबंध संबंध रहे हैं। रहे हैं। इस रिश्ते को भी इस रिश्ते को भी इस रिश्ते को भी नए नए ढांचे में गढ़ने की जरूरत बताई गई है। भारत भारत विरोधी अतिवादी अतिवादी समूहों पर कड़ी कड़ी कार्रवाई करने
की बात कही गई है। चूंकि दोनों देश चूंकि चूंकि दोनों देश चरमपंथ चरमपंथ से जूझ रहे हैं से जूझ जूझ रहे हैं, इसलिए इसलिए सरकारी इसलिए सरकारी और खुफिया सरकारी और खुफिया तंत्रों के एक साथ काम करने पर एक साथ काम करने पर भी उन्होंने उन्होंने हामी भरी है। कुल कुल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की की ब्रिटेन यात्रा आर्थिक ही नहीं आर्थिक ही नहीं राज राजनीतिक व सामरिक सामरिक नजरिए जरिए से भी अहम रही। अहम रही।
दोनों देश दोनों देश न सिर्फ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ संबंधों संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए को आगे बढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए भरपूर भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं। हर्ष भी पंथ प्रोफेसर किंग्स कॉलेज लंदन के शोध पर आधारित तथ्यों को डॉक्टर पी
सी वर्मा द्वारा सरल हर्षपी फन प्रोफेसर क्यूंस कॉलेज लंदन के शोध पर आधारित तथ्यों का डॉक्टर पीसी बरा द्वारा सरल विश्लेषण द्वारा विश्लेषण इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यापार के नए दौर में भारत और ब्रिटेन, विशेषकर ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन का किसी देश के साथ यह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। ट्रम्प टैरिफ टेरर की नीति से पैदा हुई और स्थिरता को देखते हुए यह ज्यादा जरूरी हो गया था भारत के लिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हो जाए। और हम सभी जानते हैं भारत ब्रिटेन समझौता किस तारीख को हुआ? 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई 2025। भारत भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत ब्रिटेन एफटीए कब हुआ? 24 जुलाई 2025 को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सब तो व्यापार की बात है, लेकिन भारत विरोधी अतिवादी समूहों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। भारत विरोधी अतिवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत विरोधी अतिवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि दोनों देश चरमपंथ से गुजर रहे हैं। भारत में भी चरमपंथी जो है बराबर तंग कर रहा है, और ब्रिटेन में भी चरमपंथी तंग कर रहा है। तो दोनों देश चरमपंथी से जूझ रहे हैं, इसलिए सरकारी और खुफिया तंत्रों के
एक साथ काम करने पर भी उन्होंने हामी भरी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक व सामरिक नजरिए से भी अहम रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं। और इस संबंध होने से 24 जुलाई 2025 को भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से, मुक्त व्यापार समझौता होने से अब एक रास्ता खुल गया है कि दिसंबर आते आते यूरोपियन संघ से भी हम लोगों के भारत का समझौता हो जाएगा और अन्य देश से भी हम लोग बाइलेटरल द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस कंट्री में जाते हैं वहां बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं। रेयर मैग्नेट, रेयर मिनरल की कमी भारत में बहुत है और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा रेयर मैग्नेट और क्रिटिकल मिनरल जो है 70% चीन में है। अब तो चीन से दोस्ती हम लोग का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पहले बीच में झंझट किए हुआ था कि सारा पुराना लाइसेंस कैंसिल कर दिया और कहा सब इंडियन जितने भी बायर थे रेयर मैग्नेट का या क्रिटिकल मिनरल का, उसको कहा फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उसमें बहुत देर कर रहा था और कहा कि एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा कि जो आप यहाँ से रेयर मैग्नेट ले जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल ले जा रहे हैं, तो आप ईवी, यूरोपियन व्हीकल, स्कूटी में लगाइएगा, ईवी कार में लगाइएगा और ईवी ट्रक में भी लगाने की बात चल रही है। लेकिन भूल के भी इस रेयर मैग्नेट और क्रिटिकल मिनरल को युद्ध सामग्री और युद्ध का सेना में लड़ने वाला और शस्त्र में नहीं आपको यूज करना है। लिख के दीजिए, सर्टिफाई कीजिए, तब हम आपको लाइसेंस देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यूअल करेंगे। मोदी जी अब कहे कि भाई तो चीन का तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, अब उसके बाद अचानक अटैक कर दिया। कहीं हमको कोई टीचर पढ़ाने में क्लास में या कहीं पर पढ़ाया था जो हमारे दिमाग में कौंध रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सेना की क्या जरूरत है आजादी के बाद, कि हम लोग तो पंचशील के सिद्धांत पर हैं। पटना में भी स्टेशन के सामने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के ऐसे हाथ किए हुए हैं, एक कबूतर हाथ के पास बैठा हुआ है। पटना जो रेलवे स्टेशन है उसके पास गोलंबर में था। अब उसको उठा करके नेहरू रोड बनाया गया है, बोरिंग रोड के रास्ते में, मेन रोड पर, और वहाँ एक थोड़ा सा फूल पत्ती भी लगाया हुआ है और नेहरू जी का वो मूर्ति उठ के वहां चला गया है। वो जो कबूतर दिखा रहा है वही है पंचशील। आप गूगल करके पंचशील को पढ़िएगा, आज बहुत जरूरी हो गया उसको भी जानना। वो कहे कि अब जो हम कह रहे हैं, हमको टीचर पढ़ाया क्लास में, बात आपको रिपीट कर रहे हैं। अब वो टीचर भी मर गए, डॉक्टर एल एन सिन्हा, लक्ष्मी नारायण सिन्हा, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिहार यूनिवर्सिटी एलएस कॉलेज में बीए में भी हम लोग पढ़ाए थे। और वो बड़ा क्रिटिकल थे, एकदम टाई सूट में रहते थे और इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी, मैथमेटिक्स भी अच्छा था। उन्होंने फिर 5 ईयर प्लान पर एक क्रिटिकल क्रिटिकल स्टेटमेंट फिर 5 ईयर प्लान पर दिया था। एक बुक बुक पतली किताब छपी थी, पूरा इक्वेशन से बड़ा हुआ था। और हमारे गुरुदेव भी थे हम लोग को, हमको तो ग्रेजुएशन में पढ़ाए, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाए। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने कहा कि अब हमारा जब पंचशील है और हम सबसे इसे एग्रीमेंट करा रहे हैं, चीन जो है हिंदू चीनी भाई भाई करके, हिंदी चीनी भाई भाई करके वो भी सिग्नेचर कर दिया है, सबसे सिग्नेचर, सेना को हटा दिया जाए। तो शुक्र मनाइए कि उस समय जो हेड था सेना का, वो नकार दिया कि नहीं अभी समय नहीं है, फिर थोड़ी दिन के बाद देखेंगे। सेना नहीं खत्म की।
भाई शांति का, हम लोग तो शांति के पुजारी हैं, इतने शांति के पुजारी हैं कि जब वो जनरली पुकारते थे वाइस राय को विकी, क्योंकि वो उनके साथ लंदन में पढ़े हुआ था दोनों साथ, बाद में वो हो गया वाइस राय, आई हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होने के पहले कहा कि कोई पोस्ट था जिस पर कहा कि इस पर गवर्नर जनरल किसको बनाना है। तो उधर पाकिस्तान वाला जो था जिन्ना, वह किसको बनाना है, पाकिस्तान बना है तो गवर्नर जनरल हम बनेंगे। तो पूछा कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो और कौन बनेगा, हम बनेंगे। तो शुरू में बना वो जनरल, गवर्नर जनरल भी बना, और उसके बाद वो हट गया, उसका फिर आज़ादी कब सब चीज हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी जिन्ना बन गया। नेहरू जी से पूछा कि ये कौन बनेगा गवर्नर जनरल भारत में, कहा विकी तुम ही बन जाओ ना। तो बोला कि हम तो तुमको आजादी दे रहे हैं, तो हम कैसे बने, कि ना ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल तुम ही बनो। अब इस बात को आप गूगल में खोज के देखिएगा कि सही बताया गया कि, तो इनके कहने पर वही गवर्नर जनरल गया। बाद में भारत के कृपलानी या किसका नाम है देखिएगा, वो गवर्नर जनरल बने, पहला वही बना, फर्स्ट वही बना। और जैसा सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहा कि आप अपना एक नेता दीजिए जो आगे चल करके वही प्राइम मिनिस्टर होगा, तो वोट किया गया। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी कांग्रेस के पार्टी के थे लोग वोट किए। तो जो सीनियर थे, तो जैसा सुनने में आया है कि 16 वोट जो है वल्लभ भाई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। हाँ, एक दो इधर उधर छिटफुट कृपलानी सब हुआ है। हाँ, नेहरू को 0 वोट पड़ा, या मान लीजिए उसका अपना वोट होगा तो 1 वोट पड़ा, कोई दिया नहीं तो अपना 1 वोट हुआ, और वो हो गए हेड कांग्रेस के। आ- अंग्रेज कहा कि जो कांग्रेस का हेड होगा वही बात चल के प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा जब पावर ट्रांसफर करेंगे। गांधी जी देखे तो कह रहे क्या है, तो शायद कृपलानी को कहे कि तुम जो बोल रहे हैं सो लिखो, वो लिखे कागज पर कि मैं स्वेच्छा से रिजाइन करता हूँ, और वो कागज को बढ़ाए वल्लभ भाई पटेल, इस वक्त दस्तखत कर दिए। वो पढ़े, और पढ़ के दस्तखत किए, और जो अध्यक्ष का वो पहने वो तो उतार के रख के चले गए। कहे कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, वो बहुत तरह से फिट है, लंदन में पढ़े हुआ है, और देखिए वाइस राय को विकी विकी कहता है, और उसकी मिसेज इसकी दोस्त है, दोनों को सिगरेट पीते हुए आप देखिएगा, गूगल में दिखाता है चित्र। फ्रेंडशिप था, वाइस राय के घर में डायरेक्ट ही घुसते थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, इतना फ्रेंडशिप, गहरी फ्रेंडशिप थी। तो वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर तो ठीक रहेगा। तो जैसा आप कहिए, गांधी जी के बात को तो कोई टालता नहीं था। अब ये सब कही कहाई बात है जो हम लोगों को क्लास में टीचर बताए, और हम आपको ट्रांसफर किए। गूगल में देख के चेक कीजिएगा ये सही है कि गलत। हमको गूगल चेक नहीं किए हैं, गूगल में चेक करके आप देखिए, अगर गलत है तो उसको फेंक दीजिए, और सही है तो उस पर सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक करना जरूरी है, टीचर को अच्छा लगता है।